प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जलवायु परिवर्तन से संबंधित कारकों के अंतर्गत एस्ट्रोनॉमिकल सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम 3 विचारों को सम्मिलित करते हैं। We include 3 variables under the astronomical theories. Number 1 is eccentricity of the Earth's orbital path. प्रथम के अंतर्गत हम पृथ्वी के परिभ्रमण कक्षा की इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता की को सम्मिलित करते हैं। सेकेंड इज द ऑब्लिक्विटी ऑफ द अर्थ रोटेशनल एक्सिस, और दूसरा कारक है पृथ्वी के परिभ्रमण अक्ष या धुरी की तिर्यकता, ऑब्लिक्विटी यानी झुकाव, और तीसरा है प्रिसीशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस, अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच की सापेक्षिक दूरी। तो हम पहले प्रथम कारक की बात करते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। इसके अंतर्गत हम चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अंडाकार मार्ग से भ्रमण करती है, since the earth revolves around the sun along elliptical path, तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण कक्षा है वो अंडाकार होती है, अर्थात वो वृत्ताकार नहीं होती है। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत हम ध्यान देते हैं पृथ्वी के अंडाकार कक्षा और सैद्धांतिक वृत्त के बीच अनुपात का। सो द अर्थ इसेंट्रिसिटी सिंपली मीन्स द रेशियो बिटवीन द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द अर्थ एंड थ्योरेटिकल सर्किल। और ये जो अनुपात होता है इन दोनों के बीच में, वो 0.001 से 0.054 के बीच में बदलता रहता है। यानी ये जो अनुपात है पृथ्वी की परिभ्रमण कक्षा और सैद्धांतिक वृत्ताकार के बीच, वह न्यूनतम वैल्यू 0.001 और अधिकतम मान 0.054 होता है। और इस न्यूनतम से अधिकतम के बीच में जाने में 95 ईयर्स लगते हैं। इसका अध्ययन मिलोकोविच ने किया था, अतः इसे मिलन-कोविच चक्र कहते हैं। इस कारक का प्रभाव जो होता है वो सूर्यातप की मात्रा पर पड़ता है। दिस फैक्टर इन्फ्लुएंसेस the receipt of solar insolation on the earth surface। और जब ये अगर मान लिया जाए कि अगर पृथ्वी का अंडाकार मार्ग न होकर के वृत्ताकार मार्ग होता तो ये जो अनुपात शून्य हो जाता और पृथ्वी के हर भाग में समान रूप से सूर्यातप प्राप्त होता। लेकिन यह मान जितना ही अधिक होता है, सूर्यातप का वितरण उतना ही असमान होता है, और यह मान जितना ही कम होता है, सूर्यातप का वितरण उतना ही समरूप होता है। अर्थात मौसम में परिवर्तन जो होता है वो पृथ्वी के परिभ्रमण कक्षा और वृत्त के अनुपात पर निर्भर करता है। दूसरा कारक है, द सेकेंड फैक्टर इज the obliquity of the earth's rotational axis, अर्थात पृथ्वी के परिभ्रमण धुरी
का झुकाव, यानी इसमें हमें देखते हैं कि पृथ्वी अपने कीली पर जो परिभ्रमण करती है 24 घंटे के अंदर एक चक्कर लगाती है, जिसे घूर्णन कहते हैं, हम रोटेशन कहते हैं। वह एक्सिस जो है, अक्ष जो है, वह समतल धरातल से या समतल से कितने कोण पर झुका हुआ है। दी inclination or the tilting of the rotational axis of the earth with respect to plane surface ranges between 22 degrees to 24 degree 27 minutes। और इस तरह से पृथ्वी के घूर्णन अक्ष और समतल के बीच में जो झुकाव होता है वो 22 डिग्री से 24 डिग्री 27 मिनट के बीच बदलता रहता है। और ये झुकाव का मान जो होता है 1.5 डिग्री, नेट झुकाव जो होता है 1.5 डिग्री का होता है। एंड द एवरेज value of the tilt of rotational axis with respect to the plane surface is 23.1 डिग्री। वर्तमान समय में पृथ्वी के घूर्णन अक्ष समतल से 66.5 अंश के कोण पर झुकी हुई है। Today, at present, the rotational axis of the earth is tilted at the angle of 66.5 degrees Celsius. I'm sorry, angle 66.5 degree angle with respect to the plane surface, meaning thereby the net inclination is 23.5 degree। इस तरह से अगर पृथ्वी की एक्सिस वर्टिकल लंबवत होती तो धरातल पर पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर एक समान मौसम होता और ग्रीष्म ऋतु या जाड़े की ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो धरातल पर पृथ्वी पर विभिन्न मौसमों का सूत्रपात होता है, डिफरेंट सीजन्स आर फॉर्म्ड, दीज आर बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ रोटेशनल एक्सिस। तो यह जो कोणिक झुकाव होता है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष और समतल सतह के बीच, वह मौसमों यानी ग्रीष्मकाल और शरतकाल के बीच तीव्रता, उसकी अवधि और सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करता है। इसका अध्ययन भी मिलनकोविच ने किया है और ये चक्र जो है न्यूनतम मान, झुकाव के न्यूनतम मान से झुकाव के अधिकतम मान के बीच 41,000 ईयर्स का चक्र होता है। तीसरा कारक है द प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सेस, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। चूंकि पृथ्वी अंडाकार कक्षा के सहारे परिभ्रमण करती है, अतः पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरियां बदलती रहती हैं। सिंस द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन along elliptical orbit and therefore the distance between the sun and the earth changes। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है उसको हम अफेलियन या उपसौर स्थिति कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको हम अफेलियन या अपसौर स्थिति कहते हैं। The nearest position of the earth to the sun is called perihelion position, and when the earth is farthest from the sun, this position is called aphelion। तो जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो उस समय सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है, और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो सूर्यातप कम प्राप्त होता है। तो इस तरह से
मिलुतिन मिलनकोविच ने ये तीनों कारकों के आधार पर ये प्रतिपादित किया है कि एक दीर्घ अवधि के अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न मौसमों, सूर्यातप की प्राप्ति की मात्रा और धरातल पर उसके वितरण में परिवर्तन होता रहता है, जिस कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। स्मरण रखना होगा कि ये एस्ट्रोनॉमिकल कारक अपने आप में अकेले नहीं कर सकता है। इसका संयोग जब अन्य कारकों के साथ होता है तभी जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। इसके विरोध में कई लोगों ने, कई जलवायु विज्ञानियों ने, अंतरिक्ष विज्ञानियों ने आवाज उठाई है और उनका कहना है कि पृथ्वी के विगत इतिहास में हुए जलवायु परिवर्तनों पर अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो ये एस्ट्रोनॉमिकल कारकों का उस पर प्रभाव पूर्णतया प्रमाणित नहीं होता है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुयायियों ने, इसके मानने वालों ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि पृथ्वी के विगत इतिहास में जितने भी जलवायु परिवर्तन हुए हैं वह कम से कम 1 मिलियन वर्षों तक अध्ययन करने के बाद इन कारकों का जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभावों का प्रमाणीकरण को ये इन लोगों ने प्रमाणित किया है। So there are some of the critics who raise the voice against the astronomical theory on the ground that the astronomical factors could not be sufficient enough to demonstrate the changes in the climatic conditions in the past geological history. But the advocates of astronomical theory has submitted that the study of evidences of past 1 million years has demonstrated the impact of astronomical factors on weather and climate changes. दोस्तों, जलवायु विज्ञान पर यह आज मेरा अंतिम व्याख्यान है। अब तक मैंने कुल 44 लेक्चर्स जलवायु विज्ञान पर पोस्ट किया है, जिसको तकरीबन 35,000 से ज़्यादा लोगों ने सुना है, देखा है और समझा है। अब हम भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक को प्रारंभ करूंगा, जिसमें हमने पिछले अपने पोस्ट में आपसे आपकी वरीयता मांगी थी, यानी आप किन टॉपिक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं और किस पर आप हमसे आशा करते हैं कि मैं उस पर लेक्चर पोस्ट करूं। कृपया आज क्लियर कट अपना बताइए। अभी तक अधिकांश लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स, अपर्दन चक्र, साइकिल ऑफ इरोजन और रिवर मॉर्फोलॉजी को ही इंगित किया है। अब चूंकि जलवायु से संबंधित पोस्ट अंतिम है आज ये लेक्चर, तो एक जियोमॉर्फोलॉजी का लेक्चर शुरू करने के पहले मैं अपने प्रारंभिक जीवन के एक संस्मरण को अगले हफ्ते में आपके बीच शेयर करना चाहूँगा। नमस्कार।